नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते मार्ग अवरुद्ध होने से विभिन्न स्थानों पर रुके यात्रियों का रेस्क्यू अभियान मंगलवार को पूरा हो गया है। 15,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू यहां पर किया गया। वहीं आपको बता दें कि 31 जुलाई को केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद रेस्क्यू अभियान की सतत निगरानी की थी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और लोगों का रेस्क्यू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने खुद कई बार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं राहत और बचाव कार्यों में लगी टीमों को जिन भी संसाधनों की जरूरत थी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई गई। और उत्तराखंड के सभी 5 बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने गडकरी से आपदा और भूस्खलन के कारण प्रभावित केदारनाथ मार्ग के पुनर्निर्माण का अनुरोध किया है। गढ़वाल सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के मुताबिक केदारनाथ घाटी में जो आपदा आई है उससे सभी वाकिफ हैं। इस आपदा में सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसलिए उत्तराखंड के सभी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर क्षेत्र की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। तो आप सब लोगों की जानकारी में है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से केदार घाटी में बहुत बड़ी आपदा आई है और बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों को जो राजमार्ग है उनको नुकसान हुआ है, उस सबको लेकर आज हम उत्तराखंड के सभी सांसदों ने जो हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मुलाकात की है और उनको सारा उसके बारे में अवगत कराया कि वहाँ भारी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा जो नेशनल हाईवे का पार्ट है वो भी बह गया है, तो वहां पर भी लोग श्रद्धालु जाना चाहते हैं। और उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे पंडित राजेंद्र अंथवाल ने एक बार फिर से साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री की आगे भी कमान संभालते रहेंगे। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता अंथवाल ने कहा कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है और इसलिए हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए बेहद अहम होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन योगी जी कहीं बदलने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से चलेगी। इसलिए जो लोग नैरेटिव चला रहे हैं गलत, उनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और उसका कार्यकर्ता अपने पार्टी के लिए समर्पित है। और उधर राज्य में आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की 8 अगस्त को दिल्ली में होने वाली बैठक में रणनीति बनेगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने बैठक के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और अब कांग्रेस के सामने आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। इसके लिए पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। फिलहाल प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने 8 अगस्त को दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो खबर कांग्रेस की होने वाली बैठक से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है और निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। इसको लेकर भी जो है रणनीति के लिए बैठक रखी गई है। दरअसल कल दिल्ली में बैठक होगी और इस बैठक को बुलाया है जो प्रदेश की चुनाव प्रभारी हैं कुमारी सैलजा उत्तराखंड की, उन्होंने ये बैठक बुलाई है और इस पर आने वाले चुनाव, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे केदारनाथ के उपचुनाव हो, उसको लेकर रणनीति बनेगी। बीते दिनों उपचुनाव हुए थे विधानसभा के
उपचुनाव 2 सीटों पर, मंगलौर पर और साथ ही जो है मंगलौर के साथ बद्रीनाथ सीट पर यहां पर उपचुनाव हुए थे। दोनों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी और इसके बाद से अब कांग्रेस का जो है हौसला एक तरीके से बढ़ गया है और आने वाले जो एक केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं और साथ ही निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। कमेटी की महामंत्री और प्रदेश की प्रभारी पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी ने कल दिल्ली में उत्तराखंड से संबंधित वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे पीएसी के लगभग मेंबर सारे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, उनकी बैठक बुलाई है और उसमें प्रदेश के राजनीतिक हालात पर और प्रदेश में जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें और केदारनाथ के उपचुनाव के बारे में चर्चा होगी। और उधर नैनीताल जिला पंचायत के सभी क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, जिसके तहत उनके द्वारा जिले में अधिकारियों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल जिला पंचायत बेला तौलिया ने अपने द्वारा जो है अभी तक किए गए कार्यों को लेकर जानकारी दी। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया का यह कहना है कि जिला पंचायत में बजट के अनुसार कार्यों को लेकर टेंडर की प्रक्रिया जारी है। ये खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए, बजट के हिसाब से कार्य होते हैं और जितने भी हमारे 27 मेंबर्स हैं जिले में, 8 विकास खंड में, एक विकास खंड में 3 जिला पंचायत के मेंबर हैं और कहीं 4 भी हैं। तो जितना भी बजट आता है उनके हिसाब से जितनी योजनाएं आती हैं तो टेंडर लगते हैं और पिछले कार्य में भी हमारे 2023-24 के भी जो टेंडर लगे थे उसमें भी अभी काम हो रहे हैं और अभी हमारे जो नया बजट आया है राज्य वित्त का, उसमें 2024-25 की योजनाएं चढ़ा दी गई हैं और आजकल उसके टेंडर हो रहे हैं। तो उसके बाद आगे को जो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर उसमें काम चलता रहता है टेंडर के हिसाब से। और केदार सभा केदारनाथ धाम के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ संचालित हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रशंसा की है। केदारनाथ धाम के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र के लिंचौली, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में आई दैवीय आपदा के प्रति त्वरित राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को तीर्थ पुरोहितों ने सराहना की है, उसके साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया है। और गौरीकुंड सोनप्रयाग में ये आपदा आई तो उसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने जो श्री केदारनाथ धाम का हवाई दौरा किया और अपना सोनप्रयाग, लिंचोली वगैरह दौरा किया, उस पर बहुत ही तत्परता से ऐसा रेस्क्यू शायद से पहली बार हुआ है और उनका पूरा रेस्क्यू सफल रहा। और आज सीएम साहब का सोनप्रयाग फिर दौरा था तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया जल्द 10 से 15 दिन में वो पैदल रास्ता भी खोलेंगे और यात्रा फिर सुचारू होगी और हेलीकॉप्टर के द्वारा फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। कल से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हेलीकॉप्टर द्वारा यात्री अभी दर्शन के लिए जा पाएंगे और उनको किराए में 25% की छूट भी होगी। लेकिन इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से जो काम दिखाया, प्रशासन, शासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जो काम दिखाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी रखी है जिन लोगों का नुकसान हुआ है सिर्फ उनको मुआवजे की भी जल्द आप घोषणा की दीजिएगा। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कैसे बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता न माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से आई। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी न तोड़ता में जा है, नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाना। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां पत्रकार सुल्तान भारती को स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रदेश पार्षद और संयोजक नियुक्त किया गया है और इसी खुशी में पत्रकार समुदाय से कई लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं नेताजी कॉम्प्लेक्स परिसर पहुंचकर खुशी जाहिर करते हुए सभी ने उन्हें बधाई और फूलमालाएं भी पहनाई। वहीं नवनियुक्त संयोजक सुल्तान भारती ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हुए पत्रकारिता पर प्रकाश डालकर कहा कि पत्रकारिता एक सच्चाई की कुंजी है जो समाज में दबे कुचले और शोषित वर्ग के समाज की आवाज को उजागर करती है। बड़ा संगठन जिसका संबंध IFWJ दिल्ली से भी रिलेटेड है, उसका मैं पुराना पहले से ही जब से संगठन बना है प्रांतीय पार्षद चला रहा हूं लगातार। अब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर दत्त शर्मा जी ने मुझे स्थानीय संयोजक नियुक्त किया है। आशा व्यक्त की है कि जसपुर में पुनः पत्रकार संगठन को फिर से ऊर्जा प्रदान की जाए। और हिंदू धर्म में हरियाली तीज को महत्व व्रतों में एक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही अपने पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन महिलाएं जो हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए काफी लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद से भोलेनाथ ने मां को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो देश भर में आज तीज का त्योहार मनाया जा रहा है।
और हरियाली तीज का ये विशेष पर्व जो है काफी महत्व रखता है और कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने एक लंबी तपस्या भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की थी, जिसके बाद से तभी से माना जाता है कि महिलाएं अगर आज के दिन का व्रत रखती हैं तो अपने पति की लंबी आयु वो प्राप्त करती हैं, यानी अपने पति की लंबी आयु के लिए आज के दिन का व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके सुहाग को मिलता है। इस तरीके की मान्यताएं हैं और इसी को लेकर बाजारों में भी आज धूम मची है। और अल्मोड़ा के लमगड़ा पुलिस को जो है चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक वाहन कैंटर में खुफिया केबिन बनाकर की जा रही लीसा का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने 175 टन जो है अवैध लीसे की खेप के साथ ही 2 ड्रम लीसा बरामद किया। आपको यह भी बता दें कि अवैध रूप से लीसा ले जाने पर कैंटर चालक और परिचालक को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ थाना लमगड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया है। लमगड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक कैंटर चेक किया गया तो पहले तो कैंटर जो है खाली दिखाई दे रहा था, उसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जब गहनता से चेकिंग की गई तो उसके अंदर एक गोपनीय चेंबर बनाया गया था जिसमें 175 टीन और 2 ड्रम लीसा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस द्वारा दोनों चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर सीओ सिटी नितिन लोहनी का कहना है कि लोगों को खुद जागरूक होना होगा और पुलिस की मदद से आगे आना होगा ताकि नशे के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाए जा सके। आपको बता दें कि वहीं पुलिस ने जगह जगह से पकड़ी गई बरामद शराब को भी नष्ट किया है। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि यदि आपके आसपास कोई नशा तस्कर, नशेड़ी या अवैध तरीके से शराब पिलाने बेचने वाले लोग हैं और आम जनता के लिए सरदर्द बन चुके हैं तो पुलिस की वेबसाइट पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं या फिर मोबाइल ऐप और फोन के द्वारा भी शिकायत करने पर पुलिस आपकी मदद करेगी और आपका नाम पता भी गुप्त रखेगी। इसमें जो 60 एक्साइज की 41 माल है उनका निस्तारण किया जाता है, पिछले 1-1.5 साल में कमी हुई है। इसमें कच्ची कैटेगरी की भी है और जो थैली वाली होती है दोनों कैटेगरी की शराब है। इसमें समय समय पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाती है और दबिश के माध्यम से भी काफी सारी रिकवरी करी जाती है। और अन्य टाइम की काफी सारी रिकवरी की गई है। इसके अलावा हमारा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें लक्ष्य नशा मुक्ति उत्तराखंड है, एक इंटरफेस है जिसमें कोई भी एनोनिमस कंप्लेंट कर सकता है। शराब के अलावा अगर कोई भी एनडीपीएस सब्सटेंसेस की भी कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो अनोनिमस कंप्लेंट यानी कि उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी, इस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। अन्य माध्यमों से विजिट कर सकते हैं। मेरा खुद का जो फोन नंबर है आप सीजी नंबर के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे त्वरित कार्रवाई होगी। और कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में स्ट्रीट लाइटों की हालत बेहद खराब है। नगर निगम द्वारा 60 वार्ड में कराए गए सर्वे में 4300 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गई हैं। पिछले लंबे समय से वार्डन के जनप्रतिनिधि लगातार नगर निगम में प्रदर्शन कर स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद से नगर निगम द्वारा खराब स्ट्रीट लाइटों का सर्वे कराया गया, जिसमें 35,000 स्ट्रीट लाइटों में से 4300 स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह से खराब पाई गई। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का मामले में कहना है कि सर्वे का जो काम है वो पूरा हो गया है। अब 15 दिन के भीतर अभियान चलाकर इन खराब स्ट्रीट लाइटों को सुधारने का काम भी किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि स्ट्रीट लाइटों के खराब होने का सिलसिला बेहद कम हो ताकि रिपेयरिंग का काम भी चला रहे और स्ट्रीट लाइटें भी ठीक होती रहे। लगभग पूरे शहर में 35,000 के आसपास स्ट्रीट लाइटें इंस्टॉल की जा चुकी हैं और उसमें से लगभग 4300 हमारी स्ट्रीट लाइट खराब हैं और अगले 15 दिन में, चूंकि ये सूची हमारे पास वार्ड वाइज है कि किस वार्ड में कितनी लाइटें खराब हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज में एक मुहिम चला करके मिशन मोड में सभी लाइट्स को ठीक किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इतनी भारी संख्या में स्ट्रीट लाइट दोबारा खराब न हो, उसके लिए क्या किया सकता है। क्योंकि बरसात का सीजन है तो कई बार हाई वोल्टेज के कारण, अर्थिंग न मिलने के कारण, कार्बन आने के कारण, कई बार आंधी तूफान में तार टूट जाते हैं, तो कतिपय बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्ट्रीट लाइटें खराब हो रही हैं। प्रयास किया जाएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट जो एट ए टाइम खराब होती है उसकी संख्या कम की जा सके।
झनकट उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जहां आपको बता दें कि इस वित्तीय साक्षरता शिविर के आयोजन के बाद से ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अमोल वासे और खंड विकास अधिकारी के तहत जो है ग्रामीण महिलाओं को उनके समक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रुपए की धनराशि का लोन वितरण किया गया। इस शिविर में 9 सहायता समूह सम्मिलित हुए, साथ ही प्रत्येक सहायता समूह में 10 महिलाएं थी। इस दौरान बीडीओ एनसी उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार हेतु उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा झनकट के माध्यम से लोन वितरण कार्यक्रम किया गया। ये जो योजना हमारे यहाँ चलाई जा रही है, हमारे यहाँ नारायण के तहत आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ समूह आए हुए हैं और 9 समूह को हमें यहाँ बुलाया गया है। इनको ऋण किया जा रहा है। इनको इस ऋण सेशन का उपयोग ये अपने आजीविका वृद्धि के लिए करें और ये समूह का सबसे बड़ा ये है कि समूह के द्वारा अच्छा काम किया गया। पिछली बार इनको ऋण दिया गया था, समय पर इनके द्वारा वापसी की गई, बैंक के द्वारा इनको पुनः यहाँ पर बुलाया गया है। इस प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं कि आज जो समूह को ऋण वितरण करने में परेशानी है वो ये समूह से जानकारी प्राप्त करें कि किस प्रकार से ऋण लेकर के समय से वापस किया जाए। समय से जो है यहाँ पे ऋण वितरण मेला आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे पीडीओ साहब उन्होंने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी है। साथ ही साथ हमने जो है 9 महिला समूह को आज लोन वितरण किया गया है, जिसमें प्रत्येक समूह में 10 महिला, ऐसे करके टोटल 90 महिलाएं आज यहाँ पे उपस्थित होकर इस ऋण मेले में अपने जो है धनराशि को उन्होंने प्राप्त किया है। प्रत्येक समूह को हमने द्वितीय डोज दिया है, जो कुल 3 लाख का होता है। तो इस तरह से 9 का हमने 27 लाख रुपए आज हमने वितरित किया है। तो ग्रामीण एरिया में और आम बजट 2024-25 पारित होने के बाद से देहरादून के सोशल एक्टिविस्ट संजय कनौजिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बजट 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, बल्कि ये बजट जो है वो कुछ पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कनौजिया ने आभूषण बेचने पर 12.5% टैक्स लगाए जाने का भारी विरोध करते हुए कहा कि आभूषण बेचने पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि गरीब लोग जरूरत पड़ने पर अपने गहनों को जो है वो दुकानों में बेचने जाते हैं और सरकार इन गहनों पर इतना ज्यादा टैक्स वसूल करेगी तो आम जनता की परेशानी जो है वो और बढ़ जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उन्होंने इस पर कर प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को 20 दिन का समय दिया है। यदि सरकार न्याय हित को ध्यान में रखते हुए इस कर प्रणाली में संशोधन नहीं करती है तो वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। बजट का मुद्दा तो एक्चुअली मैंने देखा था, भी पता चला था कि जो गोल्ड बेचने जाएगा वो 12.5 से 20% टैक्स के दायरे में आएगा, वो टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा वो अटपटा सा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो एक कम है। तो मैंने एक इस हिसाब में एक बजट बनाया 140 जनता की तरफ से, 140 करोड़ जनता की तरफ से, क्योंकि इसमें 20 से बल्कि 50% वसूल किया जाए, उसका एक प्रारूप मैंने तैयार करा था। जो ज्वेलरी के रूप में है उसे टैक्स मुक्त रखा जाए और जो 100 ग्राम बेचता है। और खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बरी अंजनिया और टेढ़ा घाट के पास आपदा से प्रभावित ग्रामीणों को अभी तक राहत राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश प्रभारी हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट का घेराव कर वंचित प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दिलाने और अपात्रों को दिए गए राहत राशि के चेक वापस कराने की मांग की है। बड़ी इंजीनियर में जो 250 करोड़ ऐसा है जिनकी स्थिति बिल्कुल खराब हुई थी। 7 तारीख को जो आपदा आई थी, तो किसी का दीवार चढ़ गया, किसी के भूसे बिक गया, किसी के गेहूं बिक गए, किसी के पास खाने की कोई राशन नहीं बचा। उन तक जो है ये बाढ़ अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया। हमने एसडीएम साहब से भी मैंने फोन में बात की थी। एसडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जितने भी लोग आपके बचे हुए उन सबको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आज 300 लोग, 300-400 लोग पब्लिक हमारे ग्राम सभा के, हम ये नहीं कहते हैं कि आप तहसील, हम किसी पर आरोप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तहसीलदार आए, पटवारी को लेकर आए, हमारे ग्राम सभा के 4 सयाने आदमी को पकड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं?
लेकिन हमारा लगभग हमारे पटवारी जो हमारी टीम बनी हुई थी उन्होंने लगभग सारा सर्वे कर चुके हैं और सारे पात्र व्यक्तियों को हमारे द्वारा चेक का वितरण किया जा चुका है और सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें कुछ लोगों को पात्र व्यक्तियों का भी चेक वितरण किए जाना अभी और बाकी है। तो लगभग हम सभी 100% लगभग हम जो पात्र व्यक्ति जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए उनको चेक वितरण कर रहे हैं। इसकी हम एक्सेल शीट भी बना रहे हैं और सारा का सारा। और पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोठा ब्लॉक बीरोखाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि 2 बजे के बाद भी टीचर स्कूल नहीं पहुंचे हैं। ये वीडियो जो है 6 अगस्त का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मामला शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के गृह क्षेत्र का है और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा का ये मामला है। इसको लेकर के ग्राम प्रधान हयात सिंह तिमला खुली ने बताया कि इस बार जो है उन्होंने इस संबंध में टीचरों को बारे में विभाग के अधिकारियों को बताया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने हाईवे को वन वे किए जाने के कारण दिन प्रतिदिन हाईवे पर हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 वाहनों की भिड़ंत में दोनों वाहन चालक और 4 लोग समेत जो हैं ये लोग घायल हो गए। थाना क्षेत्र रेहड़ के रायपुरी चौकी के पास नेशनल हाईवे पर 2 डीसीएम आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों डीसीएम के चालक और परिचालक सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर सीएचसी लाई। बाद इलाज डॉक्टरों द्वारा चारों की स्थिति सामान्य बताई गई। वस्तुतः उसमें से एक ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि बाईपास पर भोजन करने के बाद जब चले तो उसको झपकी लग रही थी, अचानक नींद आने की वजह से हादसा हुआ। शेष कार्रवाई कराई जा रही है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।